तो हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था। ऑक्सीजन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से ऑक्सीजन बनाने के मेथड्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑक्साइड के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटलॉइड के कुछ ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो 16 ग्रुप वैसे 15 से काफ़ी आसान है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, दो दो दिन और लगेंगे, आपका चैप्टर वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस भी हम इसके डिस्कस कर लेंगे 10-15। फिर देखो हम आगे डिस्कस करते हैं ओजोन। ओजोन ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो O3 होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ओजोन एक ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो, ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। ये आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, ओजोन का डिप्लेशन भी होता है, ओजोन लेयर है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो डिप्लीट भी करते हैं। ठीक है, अब यदि हम सिंथेटिक ओजोन की बात करें, है ना, मैन मेड, हम लेबोरेटरी में बनाए, ठीक है, उसको हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ओजोन को हम किस तरह से बना सकते हैं? क्या कुछ कंडीशन है? क्या ओजोन का फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करें। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। देखो, ओजोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, साइलेंट साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है। क्या होता है यहाँ पे? हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के इस साइड से आपको ऑक्सीजन गैस पास करनी है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस है, कन्वर्ट हो जाती है ओजोन गैस में। ठीक है, आप इधर से O2 पास करोगे तो ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे कन्वर्ट हो जाती है? जो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है उसमें हाई टेम्परेचर होने के कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन कर देता है। हाँ जी, ठीक है, हाँ, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बिकॉज ओजोन, ऑक्सीजन से ओजोन बनाएगा ना, तो आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर देखो कैसे। जैसे ओजोन ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से फ्री रेडिकल, है ना, ओ डॉट और ओ डॉट, इस तरह से रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी रेडिकल बनते हैं, हाँ जी, वो रेडिकल से दो रेडिकल बने। ठीक है, ये दो रेडिकल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे? 2 मोल ओजोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रेडिकल है वो O2 के से जुड़ के क्या बना लेता है? O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इस रिएक्शन का सम कर दो आप, रेडिकल से रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे। रेडिकल तो एक इंटरमीडिएट की तरह है। ठीक है, तो 3 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? 2 मोल ओजोन गैस के अंदर। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन गैस है, वो 2 मोल ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन गैस के अंदर क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। हाई टेम्परेचर इसीलिए रिक्वायर्ड होता है बिकॉज जब ओजोन बनता है तो वो ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन से बनेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यदि वो रेडिकल्स में डिकम्पोज होगा, फ्री रेडिकल्स में, तो बने हुए फ्री रेडिकल्स है वो O2 के साथ कंबाइन होके O3 बना लेंगे। ठीक है, तो आप यदि 3 मोल ऑक्सीजन गैस साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास करोगे, ठीक है, तो आपको 2 मोल ओजोन मिलेगा। जो जगह लो टेम्परेचर रखेंगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, प्रोसेस होगा ही नहीं। और इसकी थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि लो टेम्परेचर पे होता क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ जो डेल्टा H होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हाँ जी, वो एंडोथर्मिक है और इसकी वैल्यू होती है
142 किलो जूल पर मोल होती है ना, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है यहाँ पे 142 किलो जूल पर मोल। और इतनी एनर्जी देने के लिए आपको हाई टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज है ना पॉसिबल नहीं है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो ओजोन, एक ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ जी, ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ओजोन मिलती है वो 10% ही मिलती है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट मिलती है। क्यों? क्योंकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना। ठीक है, और इसकी थर्मोडायनेमिक्स से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओजोन देखें। ठीक है, जब भी किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को हमें चेक करना होता है तो हम डेल्टा जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेल्टा जी की बात करते हैं। हाँ, ओके दिव्यांशु। जब भी किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो हम डेल्टा जी की बात करेंगे। तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होती है? लेस देन जीरो होती है। ठीक है, जिनको अभी नहीं पता दोबारा देख ले, थर्मोडायनिक्स में हमने इसकी बात भी की थी। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो उसकी डेल्टा जी क्या होती है? लेस देन जीरो होती है। ठीक है, और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसकी डेल्टा जी क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है। और यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी डेल्टा जी है वो कितनी होती है? जीरो होती है ना। यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी डेल्टा जी कितनी होती है? जीरो होती है। हाँ जी, तो यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, डेल्टा एच का जो साइन है वो पॉजिटिव है। यस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। ओके, टेम्परेचर आपका है ही है। ठीक है, मुझे तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन को देख के बताओ। 3 मोल ऑक्सीजन गैस है, वो 2 मोल ओजोन में कन्वर्ट हो रही है, तो व्हाट अबाउट एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन? एंट्रोपी क्या रहेगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एंट्रोपी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी डिक्रीज? बिकॉज लेफ्ट साइड में गैस के 3 मोल है। हाँ जी, और राइट साइड में प्रोडक्ट में जो मोल बन रहे हैं वो कितने मोल है? 2 मोल है। ठीक है, एक रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या करती है? डिक्रीज करती है। रेंडमनेस क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो क्या है? नेगेटिव है। यदि डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पॉजिटिव हो जाएंगे। मुझे बताओ, यदि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा ना। डेल्टा जी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आप टेम्परेचर कुछ भी ले लो, क्योंकि यदि एंट्रोपी यदि नेगेटिव हो गई है तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे डेल्टा जी क्या आएगी? हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। इसलिए ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए ओजोन क्या होता है? थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ओजोन और ऑक्सीजन में से कौन सा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट की हम कंपेरिजन करें तो ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल देन डायमंड। वैसे ही आप ओजोन और ऑक्सीजन की बात करोगे तो यस, ओजोन इज अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स। कोई डाउट है इसमें? बोलो। ओके, नेक्स्ट देखो, ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम। प्रॉपर्टीज, ओजोन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओजोन है उसका गैस फेज में अलग कलर होता है, लिक्विड फेज में अलग कलर होता है, और सॉलिड फेज में थोड़ा अलग अलग कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कलर भी आपको ध्यान में रखना है। प्योर ओजोन की यदि मैं गैस की बात करूं, लिक्विड की बात करूं और सॉलिड की बात करूं, गैस फेज में ओजोन आपको थोड़ा सा
पेल ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का। लिक्विड फेज में जो कलर है वो पेल ब्लू से हो जाता है डार्क ब्लू, है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है कलर की, डार्क ब्लू। और सॉलिड फेज में कलर है और ज्यादा इंटेंस होके वॉयलेट ब्लैक सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो ये फेज डिपेंडेंट यहाँ पे कलर इंटेंसिटी है। तो ओजोन है, तो ओजोन का कलर होता है, कोई कलरलेस गैस है नहीं, चाहे आप उसकी गैस फेज की बात करो, चाहे सॉलिड की बात करो, और फिर आप लिक्विड की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे फेज चेंज होती है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका जो एनर्जी का जो एक तरह से इमिशन है वो चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से जो कलर्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो ओजोन है उसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ओजोन का डिटेक्शन करना, देखो केमिस्ट्री में दो टाइप के डिटेक्शन होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव डिटेक्शन, क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, क्वांटिटेटिव डिटेक्शन। हाँ जी, मतलब दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का क्वालिटेटिव डिटेक्शन का क्या मतलब है, और एक क्वांटिटेटिव डिटेक्शन का क्या मतलब है? हम्म, बोलो। शाबाश। अब एक दो बच्चे आंसर दे रहे, इसका मतलब ये तो थोड़ी है, बाकी भी तो आंसर देने चाहिए ना। जैसे अमरजोत हो गया, सगीना हो गया, राजवीर हो गया, बिल्कुल आंसर नहीं देते कुछ भी। देखो, जो भी ये गलत हो या सही हो, ठीक है, आंसर तो देना चाहिए ना। क्वालिटेटिव डिटेक्शन का मतलब होता है स्मेल से, ठीक है, स्मेल या कलर, उसके बेसिस पे यदि किसी गैस का डिटेक्शन होता है तो क्वालिटेटिव डिटेक्शन होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव डिटेक्शन का मतलब होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा, ठीक है। हाँ, कोई भी टाइट्रेशन है या कोई भी कंसंट्रेशन का मेजरमेंट है, उसके द्वारा यदि हम डिटेक्शन करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को यदि हम डिटेक्ट करें, ठीक है, किसी रिएक्शन में मान लो हो रही है, मान लो ओजोन किसी के साथ रिएक्शन कर रही है, और ओजोन कितना अमाउंट में रिएक्शन कर रहा है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्वांटिटेटिव डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके कलर और स्मेल के बेसिस पे जो डिटेक्शन होता है वो क्वालिटेटिव डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो ओजोन है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है, उससे उसका क्वालिटेटिव डिटेक्शन हो जाता है, ठीक है। ओजोन की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। यदि आपने एक बार ओजोन की स्मेल को देख लिया है तो फिर दोबारा आराम से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि उस जैसी स्मेल किसी दूसरी गैस की नहीं होती। ओजोन की यदि स्मॉल कंसंट्रेशन है तो वो हार्मफुल रहती है, वैसे तो इन्वायरमेंट में भी थोड़ा बहुत ओजोन तो रहता ही है, तो यदि इसकी बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन है तो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। बट इसकी कंसंट्रेशन यदि 100 ppm या इससे ज्यादा हो जाए, ppm इज द पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm से कंसंट्रेशन यदि मोर हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, हेडेक वगैरह हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, तब ओजोन आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। ओजोन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? बिकॉज ओजोन है वो नसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन सी ऑक्सीजन रिलीज करता है? नसेंट ऑक्सीजन, नसेंट ऑक्सीजन। और इसी नसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी स्मेल नहीं होती, उसकी क्वांटिटेटिव नहीं नहीं, स्मेल नहीं होती तो उसको और कोई तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो उसका फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं हम, उससे उसकी क्वालिटी डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी डिटेक्शन है, कई बार फ्लेम टेस्ट से देखा जाता है, कई बार स्मेल से देखा जाता है, कई बार कलर से देखा जाता है, ठीक है। तो जैसा जरूरी हो, जैसे सुटेबल हो, उसी के हिसाब से हम क्वालिटेटिव डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसका रीजन क्या होता है?
क्योंकि ओजोन है वो एक नसेंट ऑक्सीजन मतलब प्रोड्यूस करता है, और ये नसेंट ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, चलो उसके लिए मैं आपको एक दो रिएक्शन भी बताता हूँ। देखो कुछ रिएक्शन है जिनमें ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सबसे पहली रिएक्शन देखो, यदि आपने पीबीएस की रिएक्शन ओजोन के साथ करवाई है ना, पीबीएस लेड सल्फाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप ओजोन से करवाओगे तो ओजोन यहाँ ऑक्सीडेशन कर देगा सल्फर का। पीबीएस में सल्फर -2 स्टेट में, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन कर देगा तो पीबीएस को चेंज कर देगा पीबीएसओ4 में, ठीक है, और +6 स्टेट आ जाएगी यहाँ पे सल्फर की, और खुद है वो रिड्यूस होकर किसमें चला जाएगा, O2 में चला जाएगा, खुद के अंदर से ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन है तो लेड सल्फाइड को चेंज कर सकती है लेड सल्फेट के अंदर, है ना, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। ठीक है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से +6 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ओजोन का हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुनना, यदि आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, यदि आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ओजोन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, ओजोन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा, रिड्यूसिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, कैसे करवाते हैं, ध्यान से देखना, एक एक चीज को आपको समझना है। ठीक है, तब आप इसको याद कर पाओगे, अदरवाइज इसका पॉसिबल है नहीं याद करना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ओजोन को हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करवाने के लिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, केआई सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ, केआई का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई नेगेटिव को ले लो, क्योंकि के प्लस का तो कोई ऑक्सीजन स्टेट में चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, के आई को आप आई नेगेटिव एक्वस लिख ले दो, लिख लो, है ना। अब उसकी रिएक्शन में ओजोन के साथ कराऊंगा, यहाँ पे मीडियम एक्वस रहता है तो वाटर प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ओजोन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और यदि काम करेगा तो आई नेगेटिव को चेंज कर देगा I2 गैस में, है ना, तो यहाँ आयोडीन लिबरेट होगी। ठीक है, और जो आगे प्रोडक्ट है बचा हुआ वो OH- प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर और ओजोन है, बाकी का रिमेनिंग प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ओजोन तो जाएगा O2 में, और वाटर OH- में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक बफर भी काम करता है। क्या काम करता है, बफर, पीएच को मेंटेन करने के लिए, है ना। जिन स्टूडेंट ने बफर के बारे में नहीं पढ़ा है ना, वो जब भी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज होगा तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोरेट बफर नाम का बफर यूज होता है, बोरेट बफर, जो पीएच को 9.2 मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ मीडियम भी एक तरह से बेसिक है। ठीक है, तो पीएच यहाँ पे हाई रहती है सॉल्यूशन की। ठीक है, और उसको मेंटेन करने का काम होता है बफर का। ठीक है, चलो अब आपने देखा है मैंने केआई की रिएक्शन करवाई ओजोन के साथ, तो आई नेगेटिव है, ये -1 में था, यहाँ पे 0 में चला गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। ठीक है, हाँ, अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम देखो, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन में इक्विवेलेंट है वो ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई नेगेटिव के जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने ही O3 के इक्विवेलेंट होंगे, और उतने I2 के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आई नेगेटिव बराबर होंगे, मतलब के आई के जितने इक्विवेलेंट है वही मिली इक्विवेलेंट ऑफ ओजोन के होंगे, और वही मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे, I2 के होंगे, I2 के होंगे ना, तीनों के बराबर होंगे। ठीक है, अब आपके पास, अब यदि आप I2 के मिली इक्विवेलेंट कैसे जैसे करके निकाल लो, ठीक है, तब आपको बाकियों के मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, ओजोन के भी पता चल जाएंगे। तो I2 के निकालने के लिए हम क्या कराते हैं, I2 की रिएक्शन करवाते हैं हाइपो के साथ, है ना, हाइपो के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और मैंने रेडॉक्स जिनको पढ़ाया है
वहाँ पे ये चीज बताई भी है। एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन नाम से आपको टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ पे हम लिबरेटेड आयोडीन की टाइट्रेशन किससे कराते हैं, हाइपो के साथ करवाते हैं, ठीक है। ये लिबरेटेड आयोडीन है। हाइपो क्या होता है, Na2S2O3। हाइपो क्या होता है, Na2S2O3। तो हाइपो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो I2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, I माइनस में, ठीक है। और खुद चला जाएगा किसमें, Na2S4O6, ठीक है। खुद का रिडक्शन हो जाएगा और I2 को क्या, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, I2 का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो हाइपो का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन होता है। उसकी नॉर्मेलिटी, मोलरिटी हमें सारा कुछ पता होता है। उसका मिली इक्विवेलेंट आप जानते हो हाइपो के कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 के बराबर होंगे, I2 के बराबर होंगे किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपो तो हाइपो के आपको पता है, यदि हाइपो के पता है उतने I2 के रिएक्शन करेंगे, है ना। तो I2 के पता चल जाएंगे और I2 के पता चल जाएंगे तो ओजोन के भी आप निकालोगे, ठीक है। तो इस टाइट्रेशन के द्वारा आप ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हो सकता है न्यूमेरिकल बना के भी आ जाए, और न्यूमेरिकल बना के आ गया तो आपको ना थोड़ा बहुत जरूर एक बार रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट का किया हुआ नहीं है ना, गोल्ड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, उनका नहीं हुआ होगा रेडॉक्स। हो गया क्या रेडॉक्स चैप्टर, गोल्ड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, नहीं हुआ ना। हाँ चलो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बस मैं तो आपको जितना बताता हूँ, आपको ना मिली इक्विवेलेंट, ये इनऑर्गेनिक में तो आपको बराबर नहीं करने है, ठीक है। उसमें तो डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। जो भी आ जाए 2-3 नंबर का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप क्या क्या लिखोगे उसमें, कि सबसे पहले ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, केआई रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं। तो केआई है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। आई नेगेटिव I2 में चेंज हो जाता है, आयोडीन लिबरेट होती है, और जो लिबरेटेड आयोडीन है उसके हम हाइपो के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो I2 को रिड्यूस करते हैं I नेगेटिव में, और खुद चला जाता है Na2S4O6, जिसको हम सोडियम टेट्राथायोनेट बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लिख दोगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको उसको फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आए तो फिर आपको मिली इक्विवेलेंट वगैरह निकालने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जब भी रेडॉक्स में पढ़ाया जाएगा तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रिएक्शन करवानी पड़ेगी। सबसे पहले केआई सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाएंगे ओजोन से, तो I2 लिबरेट होगी, और जो I2 निकलती है उस गैस का टाइट्रेशन करना आपको हाइपो के साथ, ठीक है। तो वहां से मिली इक्विवेलेंट बराबर करो तो आपको अपना जो भी आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कैसे हो रही है, क्या रीजंस है, ऑलरेडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़े थे, ठीक है, ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के, ठीक है। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का है वो रीजन में आपको बताता हूँ। जो फ्रेओन्स होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, CFC वगैरह होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में जो चीजें यूज होती है, ठीक है, एक तो वो डैमेज कर सकती है ओजोन को, ठीक है। वो इसके अलावा जो एरोप्लेन्स होती है, जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं, उनसे जो फ्यूल निकलता है, उनसे जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, सुपरसोनिक जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एग्जॉस्ट से निकलता है। जब भी फ्यूल जलता है तो एनो निकलता है। ये एनो गैस क्या कर सकती है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में ओजोन होगी बिल्कुल, है ना। तो होगा क्या, ओजोन है वो एनो को ऑक्सीडाइज कर देगी इसमें, NO2 गैस में, और खुद रिड्यूस हो जाएगी इसमें O2 में, ठीक है। तो बार बार क्या होता है, जो NO है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में, ठीक है। जो भी NO जहाँ से भी रिलीज होगी वो NO2 में ऑक्सीडाइज होगी, और ओजोन है वो चेंज हो रहा है किसमें, O2 में चेंज हो रहा है। यदि ओजोन O2 में चेंज होने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ पे ज्यादा आएगी, जिसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ओजोन की स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ी है ना, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाई भी थी आपको, ठीक है। कैसे बनती है स्ट्रक्चर, लूज स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, हाँ जी, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप इस साइड में बना सकते हो, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी इस टाइप से। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से बन जाएगा, इट इज ऑल्सो ओके।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा ओजोन का, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 1.5 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। किसी भी एक मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड देख लो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने सिग्मा है, एक दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिग्मा है तो दो सिग्मा, पाई कितना है, एक पाई बॉन्ड है, अपॉन सिग्मा कितने हैं, दो, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। और जो उनके जो दोनों ओ बॉन्ड है वो एक जैसे होते हैं, है ना, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ओजोन के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज है वो हम ओजोन के डेली लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन है उसके यूजेज की मैं बात करूं तो ये एक जर्मीसाइड की तरह काम कर सकता है, जर्म्स को किल कर सकता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। ये वाटर को स्टेरिलाइज भी कर सकता है, ठीक है। क्या क्या यूजेज है देखो, एक तो जर्मीसाइड, जेम्स को किल कर सकता है, ठीक है। ओजोन जेम्स को किल कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है, और ये वाटर को प्योर कर सकता है। मतलब वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी वायरस वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको किल कर सकता है, ठीक है, उनका स्टेरिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा ये ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग का भी काम करता है, रंग भी उड़ा सकता है, रंग उड़ाने का भी काम करता है, जैसे ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, किसी ऑयल की ब्लीचिंग करवानी हो आपको, ठीक है। और जो आइवरी होते हैं, हाथी दांत होते हैं, उनकी ब्लीचिंग कर सकता है ना। और जो स्टार्च होता है उसकी ब्लीचिंग कर सकता है, फ्लोर है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट भी है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KClO3 बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ओजोन है वो बहुत सारी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन है उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है आपका ओजोन। तो ये एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान है। तो ओजोन के बाद हम बात करते हैं सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में। जैसे हमने फॉस्फोरस के एलोट्रोप पढ़े थे, वैसे हम सल्फर के एलोट्रोप भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, नॉर्मल से आपको एक दो चीजें यहाँ पे पढ़नी है ना। तो सल्फर के जो भी एलोट्रोप है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एलोट्रोप ऑफ सल्फर, एलोट्रोप्स ऑफ, तो सल्फर के बेसिकली दो एलोट्रोप होते हैं, एक होता है अल्फा सल्फर, एक होता है बीटा सल्फर, है ना। सबसे हम अल्फा सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर है वो, उसका कलर होता है येलो, ठीक है। और उसके क्रिस्टल है वो रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। हाँ, सॉलिड स्टेट में एक ज्योमेट्री होती है ना, रोम्बल, उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्रिस्टल होते हैं वो रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो अल्फा सल्फर है येलो होता है, ठीक है। और इसके जो क्रिस्टल है ये रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं। इसको बनाते देखते कैसे, अल्फा सल्फर बनाने के लिए जो रोल सल्फर होता है, ठीक है, रोल टाइप का होता है। रोल सल्फर को हम क्या करते हैं, इवापरेट करते हैं, किसके सॉल्यूशन में, CS2 के सॉल्यूशन में इवापरेट करते हैं, ठीक है। रोल सल्फर को आप इवापरेट करोगे इसमें, इन दी सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में आप इवापरेशन करोगे तो आपको अल्फा सल्फर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अल्फा सल्फर मिलेगा। अल्फा सल्फर की रिसोल्युबिलिटी की बात करें तो ये जितने भी पोलर पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें इंसोल्यूबल होता है, लाइक वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन के अंदर, एल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, है ना, इनमें इसकी सोल्युबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। हाँ जी। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होता है, जैसे CS2 के अंदर है, ठीक है। अल्फा सल्फर का कोई फॉर्मूला, सल्फर हमेशा एसिड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो एसिड ही होता है, अल्फा सल्फर का फॉर्मूला होता है वो एसिड होता है, ठीक है। हाँ जी। और जो ज्योमेट्री वगैरह शेप है वो सबकी एक जैसी होती है, चाहे अल्फा हो या बीटा हो, सबकी एक ही जैसी होती है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, उनका फर्क रहता है, ठीक है। हाँ, बाकी फॉर्मूला एक है। अल्फा सल्फर के बाद हम बात करते हैं बीटा सल्फर के बारे में। बीटा सल्फर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो मोनोक्लिनिक होते हैं, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होते हैं। हाँ जी। और बनाते कैसे हैं इसको, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम,
जो रोम्बिक सल्फर है आपका अल्फा सल्फर है, उसको एक डिस्क के अंदर लिया जाता है ना, इस तरह से एक कटोरा सा होता है बिल्कुल, उसके अंदर रोम्बिक सल्फर को लिया जाता है, ठीक है, फिल किया जाता है। और रोम्बिक सल्फर को पहले इवापोरेट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, ठीक है। कूल करेंगे तो एक पपड़ी सी जम जाएगी ऊपर ना, एक क्रस्ट जम जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और नीचे सॉल्यूशन रह जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह रह जाएगा नीचे, उसको कूल करोगे, ठीक है। तो अब ये जो भी लेयर ऊपर जम जाएगी, तो यहाँ पे आप दो होल बना लो, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। होल बनाओगे तो उसको उल्टा कर दोगे, तो जो भी लिक्विड है वो तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये निडल शेप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो निडल जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका बीटा सल्फर होता है। इन दोनों के बारे में एक खास बात है स्टेबिलिटी की, ठीक है। हाँ जी, अल्फा और बीटा सल्फर है उनका मैं एक ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करूं जिसमें वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो होता है 369 केल्विन। और जो अल्फा सल्फर है और जो बीटा सल्फर है उसमें इक्विलिब्रियम रहती है कितने टेम्परेचर के ऊपर, 369 केल्विन के ऊपर, ठीक है। ये इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, दोनों 50-50 रहते हैं। यदि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया मान लो, रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड जाती है, बीटा सल्फर ज्यादा रहता है, ठीक है। हाँ, होल करने के बाद यहाँ से लिक्विड चला जाएगा ना, आपको तो क्रिस्टल लेने हैं ना, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल बने हैं वो लेने हैं, लिक्विड बाहर निकल जाता है ना जब इसकी क्रस्ट बनती है ना ऐसे, ठीक है। तो नीचे क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म रहती है। जैसे आप आइसक्रीम कई बार जमाते हो ना फ्रिज के अंदर, तो ऊपर ऊपर आइसक्रीम जम जाती है, नीचे नीचे क्या रहता है ना, वो सॉल्यूशन रहता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समथिंग वैसे ही कुछ है। तो अल्फा और बीटा सल्फर है, उनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 369 केल्विन है। 369 केल्विन पे दोनों 50-50 एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और यदि टेम्परेचर 369 से ऊपर हुआ तो बीटा सल्फर है वो डोमिनेट करता है, और टेम्परेचर यदि 369 से कम हुआ तो फिर अल्फा सल्फर आपका डोमिनेट करता है। हाँ तनी सिंगला, क्या प्रॉब्लम है, चनपट मारूं मैं एक। कीबोर्ड खराब है, कीबोर्ड की बस बैठे रहते हो इधर उधर, मतलब किसी न किसी चीज की तो करना ही है आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ तो। हाँ नेक्स्ट देखो, अब जो स्ट्रक्चर की बात करें, जो सल्फर मॉलिक्यूल है वो एसिड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, दोनों एसिड फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। और जो एसिड मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन शेप जैसी होती है, कैसी होती है, क्राउन शेप, ठीक है। एसिड की स्ट्रक्चर क्राउन शेप जैसी बनेगी, किस तरह से बनेगी देखो, सल्फर, 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 जैसे मुकुट जैसा बनाना, मुकुट, ठीक है। तो एक क्राउन शेप जैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो एंगल होता है 107 डिग्री रहता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। अब होता क्या है आजकल मॉडर्न टाइम में, मतलब नेचुरल फॉर्म तो इसकी एसिड है, बट सिंथेसाइज किया जा रहा है बहुत सारी वेराइटी ऑफ सल्फर को, लाइक S6, लाइक S2, S4, है ना, S20, S22, इस टाइप के मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो S6 की स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो S6 होता है ना, ये साइक्लोफॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये चेयर फॉर्म बनाता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन की आपने चेयर फॉर्म पढ़ी है ना, याद है ना आपको आइसोमेरिज्म में, वैसे S6 है वो चेयर फॉर्म बनाता है, ठीक है। इस तरह से बनती है चेयर फॉर्म। कैसे बनती है चेयर फॉर्म, ऐसी तो होती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे सल्फर होता है, 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 और यहाँ पे सल्फर होता है, ठीक है। तो 6 सल्फर प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है वैसे S6 भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, S2 सल्फर की हम बात करें
तो वो बनता है हीटिंग के द्वारा। यदि हम S8 मॉलिक्यूल को S6 मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पे हीट करें, जैसे मैंने 1000 केल्विन पे हीट कर लिया, ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल को, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं यहाँ से, ठीक है। अल्टीमेटली ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो मॉलिक्यूल लास्ट में S2 की फॉर्म में आ जाता है ना, 1000 केल्विन के आसपास। और S2 की खास बात ये है, S2 की खास बात ये है कि क्या खास बात है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। S2 मॉलिक्यूल है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। आपको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया था, है ना। मतलब 32 यहाँ पे इवन नंबर भी इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, फिर भी ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ये आप इसका यदि लिखोगे ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर। तो S2 मॉलिक्यूल होता है, वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है अराउंड 1000 केल्विन के ऊपर, और इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, और इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन है ना एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये थे सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में। नेक्स्ट हम जैसे अमोनिया गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे हम SO2 गैस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके बहुत ही एक तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, काफी ज्यादा जगह ये काम आती है गैस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, SO2 गैस है। तो सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड की सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है ना। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसकी एसिडिक नेचर तो है ही है, वो हम जानते हैं। और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो उसको बनाने के लिए जो मेथड्स है उनकी हम बात करें प्रिपरेशन, तो आप नॉर्मल सल्फर को हीट कर लो, ठीक है, ड्राई ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, ठीक है। तो सल्फर को हीट करने पे आपको SO2 मिल जाती है, ठीक है, बिल्कुल। यदि आप ऑक्सीजन है वो एक्सेस में नहीं रखना है तो आपको SO2 मिल जाएगी, बट थोड़ी बहुत अमाउंट में यहाँ पे 6 to 8% SO3 गैस भी बन सकती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा बहुत भी एक्सेस में हुआ तो SO2 प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके SO3 में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे डोमिनेंट फैक्टर है वो तो SO2 ही है ना, थोड़ी बहुत SO3 भी बन सकती है। तो सल्फर की हीटिंग करने से आपकी SO3 गैस बन सकती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा मेथड है, हाँ। और यहाँ से हाई अमाउंट में आप SO2 निकाल भी सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको आप कमर्शियल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सल्फर को हीटिंग करने से SO2 बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में बन सकती है। दूसरा लेबोरेटरी मेथड की मैं बात करूं, लेब के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में SO2 रिलीज होगी। कैसे होगी देखो, उसका क्या तरीका है, आपके पास कोई भी ऐसा सोल्ट है जिसमें SO3 2 नेगेटिव आयन है, सल्फाइट आयन जिसमें प्रेजेंट है, इनको हम कौन से आयन बोलते हैं, सल्फाइट आयन। जैसे सोडियम सल्फाइट हो गया, यदि सल्फाइट आयन की रिएक्शन आप एसिड से करवाओगे, है ना, H+ से कराओगे, एसिड से कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे SO2 गैस प्लस वाटर बनता है। तो SO2 गैस कुछ तो वाटर में सोल्यूबल हो जाती है और कुछ ऐसे ही उड़ती रहती है, ठीक है ना, जिसको हम स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एवरेटिव मेथड है। कोई भी आप सल्फाइड आयन ले लो, चाहे Na2SO3 ले लो, या कोई भी सल्फाइड आयन ले लो, इसकी रिएक्शन आप एसिड से करवा दो तो वाटर प्लस SO2 बनेगा, वाटर प्लस SO2 बनता है। एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है। अब इंडस्ट्रियल मेथड है वो रोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस, है ना। रोस्टिंग किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड और का रोस्टिंग कराया जाता है, किसका, सल्फाइड और का रोस्टिंग करवाया जाता है, जिससे आपको मिलता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेथड की मैं बात करूं, एट लार्ज स्केल पे आपको यदि SO2 बनानी है तो हम सल्फाइड और लेते हैं। तो एक सल्फाइड और होता है फुल्स गोल्ड, है ना, आयरन का सल्फाइड सल्फाइड और होता है, वो बहुत ही मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ठीक है। उसके पैसे भी कम लगते हैं, है ना, और वो ज्यादा कोई यूजफुल होता नहीं है। तो हम फुल्स गोल्ड का रोस्टिंग करवाते हैं, FeS2, है ना, ये सोने जैसा दिखता है, इसको हम फुल्स गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, आयरन सल्फाइड। इसका रोस्टिंग करवा लो आप, O2 के साथ रिएक्शन करवा लो, इसके 4 मोल काम आते हैं, इसके 11 मोल काम आते हैं बैलेंसिंग के लिए। और रोस्टिंग से ऑक्साइड हो रहा है वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ मैं रोस्टिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। सल्फाइड और चेंज हो जाएगा ऑक्साइड और में, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ,
8 मोल SO2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये SO2 बन गई है। वैसे SO2 गैस होता है उसका जो एक एप्लीकेशन बहुत ही मेजर है, दैट इज द H2SO4 बनाने के लिए। जब भी हम H2SO4 बनाते हैं तो SO2 गैस को यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम SO2 गैस यूज करेंगे। और लार्ज स्केल भी बनाने के लिए आप जो आयरन सल्फाइड है या जो फुल्स गोल्ड है उसकी रोस्टिंग करवा दो, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर लो, तो सल्फाइड और तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने ऑक्साइड और के अंदर, है ना। और साथ में सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके SO2 गैस मिल जाएगी आपको। उसके बाद SO2 की कुछ हम रिएक्शन देखें कैरेक्टरिस्टिक एल्कली के साथ। तो SO2 गैस का बिहेवियर सेम वैसा ही होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की आपने रिएक्शन देखी होगी 10th क्लास में, है ना। आप देखो मैं आपको याद दिलवाता हूँ, ठीक है, याद है तो। आपने 10th क्लास में मेटल फर्स्ट वाला चैप्टर था, है ना, रिएक्शन वाला या सेकंड वाला जो भी होगा एसिड बेस वाला, जिसमें हमने करवाई थी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लेग लाइम के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन करवाई थी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना था बिल्कुल, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था, मिल्कीनेस आई थी। और जैसे ही आपने फिर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड किया था तो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो गई थी, ठीक है, और एक सोल्यूबल सॉल्यूशन बन गया था बाइकार्बोनेट, ठीक है। हाँ, आपको याद है। तो वैसी रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है, SO2 गैस की रिएक्शन। यहाँ पे जैसे मान लो कोई मैंने एल्कली ले लिया, जैसे NaOH ले लिया, ठीक है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपने NaOH की रिएक्शन जब करवाई SO2 के साथ तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है, वैसा का वैसा ही प्लस वाटर बनेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस जो बना हुआ कंपाउंड है इसके अंदर आप और यदि SO2 गैस पास कर दोगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन और SO2 के साथ करवा दोगे तो बाइक कार्बोनेट बन जाता है ना, NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा। तो वैसी रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन हमेशा रटी नहीं जा सकती, ठीक है, उनको आप कैसे कैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यही इनका ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है ना। तो NaOH के साथ जब SO2 की रिएक्शन कराओगे तो Na2SO3 बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेस है, NaOH के है बेस, और SO2 की जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर की है। तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा Na2SO3 प्लस वाटर बन जाएगा। और इस Na2SO3 के अंदर आप और एक्सेस में SO2 पास करे जा रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका NaHSO3 बन जाएगा, दैट इज द सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। इस तरह से सेम रिएक्शन है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आपने रिएक्शन करवाई थी। चलो, इसके अलावा SO2 है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के कुछ कंपाउंड्स बनाने के भी काम आती है। कैसे, यदि आप SO2 की रिएक्शन SO2 गैस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो और चारकोल कैटलिस्ट लेते हो, कौन सा कैटलिस्ट, चारकोल। यहाँ चारकोल एक कार्बन का एलोट्रोप है, तो बनेगा SO2Cl2, है ना, SO2Cl2, दैट इज द सल्फ्यूरल क्लोराइड। हाँ, अब मुझे बताओ सल्फ्यूरल क्लोराइड को आपने कहाँ पे यूज किया था, बताओ पीछे जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया था, क्या बनाने के लिए सल्फ्यूरल क्लोराइड यूज किया था, याद है तो बोलो। अब पता चल जाएगा आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते। सल्फ्यूरल क्लोराइड बनाने को कहाँ पे यूज किया था आपने, किस कंपाउंड को बनाया था सल्फ्यूरल क्लोराइड से। पी ब्लॉक में जो 15 ग्रुप है उसमें आपने यूज किया था सल्फ्यूरल क्लोराइड को, कहाँ पे यूज किया था, SO2Cl2 इज सल्फ्यूरल क्लोराइड। या थायोनिल क्लोराइड भी मैंने बोला था इसको। मतलब SO2Cl2 क्या काम आता है, किस कंपाउंड को बनाने के लिए यूज होता है। एक SOCl2 था, एक SO2Cl2 था, ठीक है, दो चीजें थी, दोनों को हम यूज किया था। हम्म, ये नहीं पता तो देखो बुक में, देखो क्या है, क्या आंसर आएगा। हाँ, देखो एसओ SOCl2 को यूज किया था हमने PCl3 बनाने के लिए। और SOCl2 को यूज किया था हमने PCl3 बनाने के लिए, और SO2Cl2 को यूज किया था हमने PCl5 बनाने के लिए। SO2Cl2 को हमने यूज किया था PCl5 बनाने के लिए, ठीक है। याद है ना फॉस्फोरस के जो हमने हैलाइड पढ़े थे, दो टाइप के हैलाइड थे, वन इज द PCl3 और सेकंड वन इज द PCl5।
चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप SO2 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन गैस से कराओगे तो जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, V2O5, है ना। और V2O5 से आप SO2 की रिएक्शन कराओगे, सॉरी SO2 की रिएक्शन जब O2 से कराओगे और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट होता है तो SO3 गैस बनती है, ठीक है। हाँ जी, SO3। तो ये जो मेथड है, ये जो आपका स्टेप है, ये कहाँ काम आता है? ये H2SO4 बनाने के लिए यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? H2SO4 बनाने के लिए यूज होगा। चारकोल वाला फिर से बताऊं। SO2 गैस है, इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से करा दोगे और चारकोल यहाँ पे कैटलिस्ट होता है तो SO2Cl2 बनता है, ठीक है। इसको आपको देखो ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो SO2Cl2, ठीक है। SO2 + Cl2 SO2Cl2। और जो SO2Cl2 होता है उसको यूज कहाँ पे करते हैं हम? मैंने आपको हेलाइट्स ऑफ 50 ग्रुप पढ़ाए थे, वहां पे हमने PCl5 और PCl3 और PCl5 बनाया था, वहां पे यूज किया था SO2Cl2 को PCl5 बनाने के लिए। जब हम P4 की रिएक्शन SO2Cl2 से करवाते हैं तो जो बनता है वो SO2 जो बनता है वो PCl5 बनता है, ठीक है ना। पीछे एक बार देखो नोट्स में या NCERT में, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन है, SO2 की रिएक्शन क्लोरीन से, चारकोल कैटलिस्ट होता है तो SO2Cl2 बनेगा। और SO2Cl2 है वो यूज होता है PCl5 बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, जो सल्फर डाई सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है तो SO2 है, जो मोइस्ट SO2 होती है, SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब कैसे, जो रिएक्शन है इसको आपको कैसे समझनी है, इधर ध्यान देना। फिर बोलोगे हमें तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रही है, रट याद ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ध्यान से देखना, SO2 है, रिडक्शन का काम कर सकती है, ठीक है। सबसे पहला देखो, आपके पास कोई फेरिक कंपाउंड है मान लो, ठीक है, कोई भी फेरिक क्लोराइड है, या है ना Fe+3 का कोई भी आयन है ना, चाहे फेरिक सल्फेट मान लो, कुछ भी है, इसकी रिएक्शन भी आप SO2 से करवाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक्वस मीडियम रहेगा, ठीक है। फिर आप फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन SO2 से कराओगे तो देखो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो उसका रिडक्शन करेगा। और आयरन का जब रिडक्शन करेगी, है ना, Fe+3 का जब रिडक्शन करेगी तो Fe+3 को किस में कन्वर्ट कर देगी? Fe+2 में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? Fe+2 में। तो Fe+3 है वो Fe+2 में आ जाएगा, और SO2 है वो किस में चेंज हो जाएगा? खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा, सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा। और सल्फेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +6 है, ठीक है। और रिमेनिंग है यहाँ पे वाटर H+ रहेंगे, ठीक है। मीडियम यहाँ पे एसिडिक है, ठीक है। तो बैलेंस करोगे तो आप H+ भी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको है ना पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि Fe+3 को किसमें चेंज कर देगी? फेरस में, है ना। फेरिक को किसमें चेंज कर देगी? फेरस में चेंज कर देगी, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा एक और चीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। KMnO4 कलर कैसा होता है बताओ KMnO4 का? कल बताया था ना, KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है, ठीक है। हाँ, पर्पल पिंक कलर का होता है KMnO4, ठीक है। तो ये जो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये SO2 को डिटेक्ट करने का तरीका भी है। मान लो आपके पास कोई गैस है किसी टेस्ट ट्यूब में, है ना, आप पूछा कि SO2 है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? तो यस, पता कैसे चलेगा? देखो, हम क्या करेंगे, उसमें KMnO4 मिला देंगे। जैसे सपोज आपके पास SO2 गैस है ना, उसके अंदर आप KMnO4 मिला दो। KMnO4 में MnO4 नेगेटिव आयन रहेगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। तो MnO4 नेगेटिव है, पर्पल कलर का है बिल्कुल, और अब Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो SO2 जैसे ही आएगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। कौन से एजेंट का? रिड्यूसिंग एजेंट का। हाँ, तो खुद तो हो जाएगी ऑक्सीडाइज SO4 नेगेटिव आयन में, और इसको रिड्यूस कर देगी, MnO+7 से +2 में आ जाएगा, ठीक है। और जो पर्पल कलर था वो तो गायब हो जाएगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा।
कि जितना भी MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो गया, Mn+2 में, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपके पास SO2 है, उसका डिटेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है ना, उस SO2 के अंदर आप KMnO4 सॉल्यूशन डाल दो। तो यदि KMnO4 सॉल्यूशन का कलर यदि डिसअपीयर हो जाता है, कलर यदि पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है, तब तो आपकी SO2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिटेक्शन का तरीका भी है, ये भी एक क्वालिटेटिव डिटेक्शन भी है ना। इट इज आल्सो एक क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ से आप उस गैस को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि SO2 है कि नहीं है। क्योंकि KMnO4 का कलर पर्पल होता है और KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है और SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो मैच कर रहे हैं ना बिल्कुल। KMnO4 तो क्या करेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और SO2 है वो KMnO4 को रिड्यूस कर देगी। तो ये म्यूचुअल हो गया एक तरह से, और म्यूचुअल हो गया तो कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है यहाँ। फिर SO2 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, देखो SO2 की जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर गिवन है इस तरह से गिवन है, ओजोन की तरह सेम टू सेम वैसी स्ट्रक्चर है और वैसी आपको यहाँ पे ध्यान में भी वैसी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कलेक्टर होते हैं इस तरह से। इसी का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1.5 होता है। और SO2 के सारे बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड एनर्जी में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सेम एज ए स्ट्रक्चर है ओजोन गैस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे लुईस डो स्ट्रक्चर है, इसकी ऐसी बनेगी। तो ये ऑक्टेट हमें देखना है। तो इसके यूजेज की बात करें तो SO2 के यूज है वो पेट्रोल और जो शुगर उसकी रिफाइनिंग के लिए यूज होता है ना, इनडायरेक्टली यूज होगा। ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है तो वूल है, सिल्क है, उनका ब्लीचिंग कर सकता है। ये एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है। काफी सारे कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है, लाइक H2SO4 बना सकता है, लाइक NaHSO3 बना सकता है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड बना सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो ये इसके यूजेज है, और यूजेज आप एक बार ध्यान रखें, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन यूजेज से आता नहीं है मेनली, ठीक है। तो SO2 में जो इंपॉर्टेंट है वो इसका रिड्यूसिंग एक्शन है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह हमने देख ली कि SO2 किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेडिकल में फिजिक्स के कितने चैप्टर हो गए +2 के? मेडिकल में कितने चैप्टर हो गए फिजिक्स के? +2 के कितने हो गए चैप्टर? और नॉन मेडिकल में फिजिक्स के, मैथ्स के? चार से पांच हो गई? फिर तो केमिस्ट्री का आपका बहुत स्लो चल रहा है चैप्टर सिलेबस। नहीं, डायमंड की क्लास तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना। फिजिक्स में 7 हो गई, केमिस्ट्री में 2 हो गई। तो आपका तो एक्स्ट्रा क्लास में क्या कहूँ, पहले तो धीरे धीरे चल रहा था ना आपका चैप्टर सॉल्यूशन। पहले आपका सिलेबस धीरे धीरे चल रहा था शुरू से ही, ठीक है। मतलब हमने और मतलब पढ़ाना +2 स्टार्ट किया ना, साथ साथ में स्टार्ट किया था। तो आपका धीरे धीरे चल रहा था। तो मैंने तो अभी पढ़ा तो दिया ना चैप्टर सॉल्यूशन, जल्दी करवा दिया, मतलब इतना जल्दी भी नहीं करवाया, बट थोड़ा बहुत खींचा भी है ना, इससे ज्यादा कोई खींच सकते नहीं है। गवर्नमेंट में तो एक्स्ट्रा क्लासेज लगती है, नॉन मेडिकल में तो वहाँ पे तो संडे को भी मैं 2 घंटे क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका सिलेबस है वो अभी 2 घंटे लेना स्टार्ट करेंगे उनकी क्लास, ठीक है। जो भी कईयों के चैप्टर छुटे हुए हैं वो भी। तो हम कल बात करते हैं, ठीक है, ओके।